नमस्कार दोस्तों, सहारनपुर जी सब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके सामने इतिहास के मध्यकालीन भारत की जो हमारी वीडियो की सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट वीडियो आज आपके सामने लेकर आया हूं। जैसे आपको पता है, हम मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रमुख 5 राजवंशों में से 4 राजवंशों को इससे पिछली क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि क्या था हमारा सैयद वंश। इससे पिछली वीडियो में हमने सैयद वंश के बारे में पढ़ा था और मैंने कहा था कि सैयद वंश पूरा हो चुका है। तो आज हमारा सैयद वंश से अगला चलेगा, जो क्या है, जो है लोधी वंश, जो कि इसका 5वां और अंतिम राजवंश है, किसका, दिल्ली सल्तनत का। तो आज हम बात करेंगे किसकी, लोधी वंश की। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने दिल्ली सल्तनत लोधी वंश, जिसका शासनकाल रहा है 1451 से 1526 तक। आपको पता है सैयद वंश का शासनकाल कब तक रहा था, 1414 से 1451 तक। तो वहीं से कंटिन्यू होगा हमारा कौन सा, लोधी वंश, 1451 से 1526 तक। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपने लोधी वंश को। ठीक है, देखो पहले मैं आपको नॉर्मली एक बात बता दूं, जैसे सैयद वंश में भी 3 प्रमुख राजवंश थे। ठीक है, इसी प्रकार, सॉरी 3 कह रहा हूं, उसमें तो 4-5 थे, बट हमने पढ़े थे कितने, सिर्फ हमने 3 के करीब ही पढ़े थे। हाँ, 3 ही प्रमुख पढ़े थे, 4 थे उसमें टोटल। तो ऐसे ही लोधी वंश में क्या है ही टोटल 3। लोधी वंश में सिर्फ हम 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है हमारा बहलोल लोधी, दूसरा है सिकंदर लोधी और तीसरा है इब्राहिम लोधी। इसमें 3 ही शासक थे। ठीक है, तो हम एक एक करते हुए इनको पढ़ते चलेंगे। पहले एक थोड़ा सा लोधी वंश के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, देखो ये दिल्ली सल्तनत का 5वां व अंतिम राजवंश था। ठीक है, 5वां कैसे था, पहला था गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहते हैं। दूसरा था खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी वाला। तीसरा था तुगलक वंश, जो अभी एमबीटी एफएसटी वगैरह पढ़े हमने। चौथा था हमारा सैयद वंश, इससे पिछली क्लास में पढ़ा। और 5वां है ये लोधी वंश। ये अंतिम है, क्योंकि इसमें इस लोधी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोधी को हरा के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हरा के भारत में किसकी स्थापना करी थी, मुगल वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, तो इसलिए दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई थी, फिर मुगल वंश प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो इसलिए 5वां अंतिम राजवंश है। क्लियर, भारत में स्थापित प्रथम अफगान मूल का राजवंश। देखो ये भारत में जो लोधी वंश आए, ये लोधी जो थे अफगानी थे। अफगानी मतलब अफगानिस्तान के लोग, अफगान मूल के थे। जैसे भारत का होगा कोई तो उसके क्या बोलेंगे, भारतीय मूल का। अब तक आपने जितने भी देखे हैं सारे सारे तुर्क थे। पढ़ा है ना हमने कि तुर्क आक्रमणकारी या तुर्क राजवंश के, ठीक है, ये प्रथम ऐसे थे जिन्हें अफगानी कहा जाता है। ठीक है, अफगानी राजवंश के प्रथम लोग थे जिन्होंने मतलब सत्ता अपनाई थी। ठीक है, अब अफगान के कौन से कबीले के थे उसके बारे में देख लेते हैं। ये अफगानों के गिलजई कबीले की शाहूखेल शाखा से संबंधित थे। देखो उस समय जहां पे भारत में संस्कृति सभ्यता इतनी पल चुकी थी कि यहाँ पे पूरा एक सिस्टम था। ठीक है, यहाँ पे राजा लोग थे, ठीक है, नगर बसे हुए थे, सारी चीजें मतलब एडवांस लेवल पे थी। तो वहीं इधर अरब में या अफगान क्षेत्र में, ये सारे इधर के जो देश हैं, इनमें क्या था, अभी भी लोग कबीला बन के रह रहे थे, इनका इतना विकास नहीं हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि भारत बहुत महान देश है। ठीक है, हम लोगों से बहुत ज्यादा एडवांस थे। ठीक है, ये उस टाइम कबीले के रूप में रहते थे। कबीला मतलब लोगों का झुंड एक। ठीक है, समझ गए, आदि मानव की तरह रहते थे ये लोग। तो इनके कबीले का क्या नाम था, मतलब कोई सभ्यता नहीं थी, कोई नगर व्यवस्था, कोई राजा सुल्तान, इस तरह की चीजें नहीं थी इनके यहाँ पे। तो कौन सा कबीला था, गिलजई कबीले की एक शाखा थी। जब कबीला बहुत बड़ा हो जाता है तो उसकी बहुत सारी ब्रांच बन जाती है। ठीक है, तो ब्रांच कैसे, मान लो जैसे एक परिवार होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। जैसे गांव में बहुत लंबा चौड़ा परिवार हो जाता है, फिर बोलने लगते हैं कि ये तो उस साइड वाला है, उस साइड वाला, अलग अलग ब्रांच बना देते हैं। तो ऐसे इसकी क्या बना, ये शाहूखेल शाखा से संबंधित थे। फिर मेन आता है बहलोल लोधी, इसका संस्थापक था। ये वही बहलोल लोधी है, आपको बताया था मैंने जब हम क्या पढ़ रहे थे सैयद वंश में, अलाउद्दीन आलम शाह, जिसे मैंने डरपोक शासक बताया था, इसके वजीर को मार करके जब ये आया था, इसने फिर अलाउद्दीन आलम शाह को कहा था, अलाउद्दीन आलम शाह, इसके बारे में बात हो चुकी है, जो अपने वजीर से डर के बदायूं से शासन करने लगा था। ठीक है, जब इसने वजीर को मार के उसे अलाउद्दीन आलम शाह को कहा था कि आ जाओ आप सत्ता संभाल लो, तब अलाउद्दीन आलम शाह ने से खुद ही कह दिया था कि भाई तू ही संभाल ले सकता, मैं तो यहीं पे ठीक हूँ। ये वही बहलोल लोधी है। ठीक है, ये इसका किसका संस्थापक है, दिल्ली सल्तनत का। इस बारे में हमारी बात हो चुकी है। हम डायरेक्ट आते हैं अपने पॉइंट पे बहलोल लोधी के बारे में। बहलोल लोधी का जो शासन रहा है 1451 से 89 तक रहा है। हालांकि टाइम पीरियड याद रखना जरूरी नहीं है, ये याद रखना जरूरी है कि पहले बहलोल लोधी आया है, यानी कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, वो था बहलोल लोधी। आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब इसके 7 पॉइंट में इसका कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, जो भी इसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब। पहला पॉइंट है, इसका जन्म शल्य चिकित्सा से हुआ था। शल्य चिकित्सा मतलब सिजेरियन। सिजेरियन मतलब जैसे आज के टाइम में ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन से पेट काट के बेबी को बाहर निकाला जाता है, उस टाइम पे ये चीज बहुत रेयर होती थी, और वो भी तो इसी राजा महाराजा के पास ही होती थी। ठीक है, इतनी एडवांस चीजें नहीं हुई थी, तो इसका हुआ था, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है कि इसका जन्म शल्य चिकित्सा से हुआ था। इसके अलावा आपने मगध राज्य में पढ़ोगे, जो प्राचीन भारत में बिंदुसार था, उसका भी जन्म इसी प्रकार हुआ था। ठीक है, बिंदुसार का भी जन्म इसी प्रकार हुआ था। ठीक है, बस इसमें ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा, इसका राज तत्व, राज तत्व मतलब राज करने का तत्व, मतलब राज करने का, शासन प्रशासन का आधार क्या था। इसका जो राज तत्व था अफगानों के बंधुत्व पर आधारित था। बंधुत्व पर, कौन से बंधुत्व पर? अफगानों के। यानी कि इसका ये मानना था, सिंपल भाषा में आपको बताता हूं, बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। इसका जो शासन प्रशासन का जो काम था, जैसे फिरोज शाह तुगलक का शासन प्रशासन का आधार इस्लाम धर्म था, इसका शासन प्रशासन का आधार था अफगानों का बंधुत्व। अफगानों का बंधुत्व यह था कि अफगानों का भाईचारा, अफगानों का भाईचारा ऐसा भाईचारा होता था जैसे एक परिवार है, एक परिवार में 4 भाई है, कि चारों भाई आराम से रहेंगे, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, सब में प्यार बराबर होगा, सब बराबरी के साथ रहेंगे। इसका शासन प्रशासन भी इसी पे आधारित था। ठीक है, मतलब ये अपने जितने भी अधिकारी थे सबके साथ समान व्यवहार करता था, सबको इक्वल मानता था। ठीक है, अर्थात समानता पर, वही इक्वलिटी पे, कि सब बड़े, सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है, जिसमें सुल्तान की स्थिति समानों में श्रेष्ठ थी। फिर आप ये कह रहे होंगे कि भाई जब सारा समानता है तो इसमें सुल्तान की स्थिति समानों में श्रेष्ठ, ये तो बात हजम नहीं हुई, फिर श्रेष्ठ कहां से आ गया? इसका ऐसे मान के चलो, घर में 4 भाई हैं, सगे भाई हैं 4, और ये है कि चारों भाई को इक्वल है भाई, मतलब बराबरी भाईचारा है, चारों में बराबर प्यार मिलता है सबको, चारों को। पर उनमें चारों में एक बड़ा होगा, बाकी 3 छोटे होंगे। भाई जो पहले पैदा हुआ वो क्या हो गया? बड़ा। तो जो बड़ा है उसको थोड़ा सा अलग, थोड़ी सी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। कौन? 3 भाई, कह के हमारे बड़े भैया हैं, जबकि हैं सब चारों इक्वल। चारों इक्वल है, माता पिता से चारों को बराबर प्यार मिलता है, बराबर खाना। मान लो अगर घर में मिठाई आई तो चारों को बराबर मिलेगी, ये नहीं कि 2 को दे दी, 2 को नहीं दी, या 3 को दे दी, 1 को नहीं दी। तो जो भी खाने की चीज आएगी वो सब बराबर मिलेगी। ठीक है, खेल खिलौने मिलेंगे वो बराबर मिलेंगे। इस तरह, या अगर घर में कोई, जब भी बड़े हो जाएंगे, जमीन होगी तो बराबर बटेगी। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। पर लेकिन जो बड़ा होता है उसे एक नॉर्मली रिस्पेक्ट देते हैं ना, कि हमारे बड़े भैया। इस तरह से जो सुल्तान होता है तो उसे बड़ा भाई मान के चलो। ठीक है, ऐसे ही कि समानों में श्रेष्ठ थी, इस तरह से श्रेष्ठ है। ये है तो सब इक्वली, पर एक जो बड़ा होता है उसको थोड़ा सा अलग से रिस्पेक्ट दी जाती है, वो चीज है, और कुछ नहीं है। ठीक है, आई होप ये अब क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, एक बार और मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फिर आता है नंबर 3, एक मुल्ला दाऊद है, एक विद्वान था इनके समय में, मुल्ला दाऊद। उसने एक पुस्तक लिखी थी, इसकी बुक का नाम था तारीख दाऊदी। अपने नाम पे लिखी थी, मुल्ला दाऊद की पुस्तक तारीख दाऊदी। एक इतना सा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मध्यकाल में अगर किसी पुस्तक से पहले तारीख लिख रहा है तो अपने आप कनेक्ट कर लेना, वो इतिहास से संबंधित पुस्तक है, किसी तारीख। ठीक है, तारीख दाऊदी। ठीक है, उसने क्या लिखा इस पुस्तक में? यह कभी भी अफगान अमीरों के सामने सिंहासन पर नहीं बैठता था। कौन? बहलूल लोदी। अफगान अमीर मतलब अफगान के जो अफगान अमीर, इसने अपने राज और उसमें दरबार में जो बड़े बड़े उच्च पदों पे जो अमीर बिठा रखे थे, अमीर पैसे वाले नहीं है, अमीर मतलब उच्च अधिकारी, जैसे IAS ऑफिसर, PCS ऑफिसर। क्लियर? वो अमीर के बारे में बता चुका हूं आपको पहले भी। तो उनके सामने कभी भी ये सिंहासन पर नहीं बैठता था। क्यों? क्योंकि मैंने बताया बंधुत्व, अफगानों का बंधुत्व। भाई मैं अगर सिंहासन पर बैठूंगा तो मैं बड़ा हो गया या छोटे हो गए, तो उनके सामने नीचे जमीन पर बैठता था, बल्कि उनके साथ जमीन पर ही बैठता था, कि भाई हम सब इक्वल है। भले ही मैं बड़ा, जैसे बड़ा भाई है, कि ये नहीं कि बड़ा भाई ऊंचाई पर बैठेगा सिंहासन पर, छोटे भाई नीचे बैठे हैं, तो उनके साथ ही नीचे बैठता था। ये शो कराता था कि हम इक्वल है, कि हम बराबर है, कि बराबरी का दर्जा दिखाता था हम लोगों को। ठीक है, तथा एक ही थाली में भोजन करता था। मतलब सगे भाई नहीं है, देख लो इसके अधिकारी हैं ये, उनके साथ नीचे जमीन पर बैठता था, कि ये ना फील हो कि नहीं कि मैं इनसे ऊपर हूँ। साथ के साथ ही एक ही थाली में इनके साथ बैठ के भोजन करता था। ये इतना प्यार, इतना अपनापन ये दिखाता था। इसमें एक फैक्ट ये है, ये अपने अमीरों को मसनदे अली कहता था। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि मसनदे अली का संबंध किससे है, मसनदे अली का संबंध बहलूल लोदी से है। क्लियर हो गया ये चीज। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। इसने भारत में बसने के लिए अफगानों को आमंत्रित किया था। अगर आज कोई अफगानी भारत में है तो बहलूल लोदी की वजह से है। बहलूल लोदी ने अफगानों को इनवाइट किया था कि भाई मैं यहाँ का राजा हूँ, आओ यहाँ पे बसो, बहुत अच्छा देश है ये।
कहाँ, वहाँ कबीले में रह रहे हो, यहाँ पे आपको खाने पीने की सारी सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है, खेती करने के लिए जमीन मिलेगी, पानी मिलेगा, टाइम पे बारिश होती है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। यहाँ हो कहाँ, तुम वहाँ पे अपना जिंदगी खराब कर रहे हो। इस तरह करके इसने भारत में इन्वाइट किया था इन्हें, ठीक है। और भाई कोई इन्वाइट करने के लिए कहेगा भाई हम वहाँ कैसे रहेंगे, हमें क्या सुरक्षा मिलेगी, अरे भाई मैं खुद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हूँ, मेरे होते आपको क्यों टेंशन है, आ जाओ। तो इस तरह से था, ठीक। तो 5वें नंबर पे है, इसने जौनपुर में सरकी वंश की सत्ता समाप्त कर अपने पुत्र बारबक शाह को जौनपुर में स्थापित किया। ये फैक्ट है कहां से, आपको पता है गयासुद्दीन तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था, क्या नाम था उसका, नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद का जो वजीर था सरवर उल मुल्क ने जौनपुर किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, जुना खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। वहां पे नासिरुद्दीन अहमद के क्या था, अंतिम तुगलक वंश का जो शासक था गयासुद्दीन, उसका जो वजीर था, सारी चीज मैंने करा रखी। मलिक उल सरवर ने जौनपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था, वहां पे सरकी वंश की स्थापना करी थी, आपको याद होगा, ठीक है। तो अब आके बहलोल लोदी ने जौनपुर में सरकी वंश की सत्ता को कर दिया समाप्त, और अपने पुत्र बारबक शाह को वहां का राजा बना दिया। कि जौनपुर मैंने बताया तो पूर्व का सिराज कहा जाता है, बहुत फेमस हो चुका था, उसकी सत्ता हटाई, कहा कि मेरा पुत्र करेगा वहां पे राज, तुम हटो सरकी वर्की वंश को, ठीक है, क्लियर। तो अब 6 नंबर पे आता है, इसने चांदी का बहलोली सिक्का चलाया था। मैंने कहा था कि अगर कोई भी नया सिक्का चलेगा किसी भी राजा के द्वारा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बता के चलूंगा आपको। तो इसने अपने नाम से बहलोल लोदी, इसका नाम था, बहलोली सिक्का चलाया था। किस धातु का बना हुआ था वो बना हुआ था चांदी का, ठीक है, जो 1/4 टंके के बराबर था। समझ गए, उस टाइम जो टंका चलता था, मान लो अगर आप 4 बहलोली सिक्के लेके आएंगे तो वो 1 टंका के बराबर होगा, ये था इसका मतलब, ठीक है। अब अंतिम फैक्ट है इसका, 1489 में लू लगने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। और लू आप सबको पता ही होगा, आप उत्तर भारत के निवासी हो, लू क्या होती है, गर्मियों में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं, ठीक है। लू लगने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी 1489 में। यहाँ पे इसका काम पूरा हो जाता है। बहलोल लोदी के बारे में इतने ही फैक्ट याद रखने योग्य हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हम चलेंगे इसके अगले शासक पर, जिसका नाम है सिकंदर लोदी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं सिकंदर लोदी से। सिकंदर लोदी का शासनकाल है 1489 से 1517 तक। शासनकाल भले याद न रहे, बट ये याद रहना चाहिए कि बहलोल लोदी के बाद दूसरा इसका दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का सुल्तान कौन बना या शासक कौन बना, वो बना सिकंदर लोदी, ठीक है। अब इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसका वास्तविक नाम निजाम खान था। देखो आपने देखा होगा ना, ज्यादातर ये अपना राजा बनने के बाद भारी भरकम नाम रखते थे, ठीक है। तो इसका नाम था निजाम खान असली। ये बहलोल का पुत्र था, मतलब इसी बहलोल लोदी का पुत्र था। इसकी माँ एक हिंदू सुनार थी जिसका नाम था जीवा खान, हिंदू सुनार थी, माँ नाम था जीवा खान, और बहलोल का ये पुत्र था। और इसका खुद का नाम क्या था, निजाम खान वास्तविक, जो कि शासक बनने के बाद इसने अपना नामकरण किया सिकंदर लोदी। नंबर 2 फैक्ट, इसका राजतत्व बहलोल के समानता पर आधारित नहीं था। मतलब ये समानता वगैरह को नहीं मानता था, जो कि इसका पिता मानता था कि सब बराबर है, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, ठीक है, मैं नीचे बैठूंगा जमीन पर उनके साथ, एक ही थाली भोजन करूंगा, इन सबसे अलग था। ये मानता था कि ऐसा कुछ नहीं है, इसका मानना था, इसने अमीरों की सुल्तान की श्रेष्ठता मानने पर मजबूर किया। इसका मानना था कि सुल्तान ही सबसे श्रेष्ठ होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, बड़ा बड़ा होता है, सिर्फ राजा ही सबसे बड़ा होता है, और आपको राजा को बड़ा मानना पड़ेगा। इसका मानना था कि अगर हम ऐसे इनके साथ बराबरी में बैठेंगे, इनके अंदर सुल्तान का डर भाग जाएगा, ये सुल्तान को समझेंगे ही नहीं। सुल्तान का एक डर बना होना चाहिए, उसकी पावर का डर बना होना चाहिए, ताकि ये विद्रोह ना करे। तो होने क्या लगा था, बहलोल लोदी के समय विद्रोह करने लगे थे, विद्रोह हमेशा होते आए। इसका मानना था कि सुल्तान का डर होना चाहिए, तो इसने समानता को हटाया और सुल्तान की श्रेष्ठता को मानने पर मजबूर किया। साथ ही साथ अफगान सरदारों की विद्रोही आदतों पर रोक लगाई, कि जो विद्रोही आदतें थी उन्हें रोक लगाई डंडे के जोर पर, कि जो विद्रोह करेगा उसको दंड दिया जाएगा। क्लियर। नंबर 3, जौनपुर में बारबक शाह की सत्ता समाप्त कर प्रत्यक्ष दिल्ली सल्तनत में मिलाया। यानी कि हुआ क्या, पहले कौन था, वजीर सरवर उल मुल्क ने यहाँ पे सरकी वंश की स्थापना करी। सरकी वंश में बहलोल लोदी ने अपने पुत्र बारबक शाह को यहाँ बनाया। यानी कि ये बारबक शाह भी बहलोल लोदी का पुत्र है, और सिकंदर लोदी भी। यानी कि इसने अपने भाई को हटाया, भाई की सत्ता समाप्त कर दी,
और प्रत्यक्ष दिल्ली सल्तनत में मिलाया। अब आप सोच रहे होंगे, जब भाई है अपना था तो सगा भाई, और वहां पे अलग शासन कर रहा था इससे दूर, इसके शासन में कोई दखल अंदाजी भी नहीं कर रहा था, तो फिर इसने क्यों इसकी सत्ता को उठाकर इसे डायरेक्ट दिल्ली सल्तनत में मिलाया? ऐसे क्या प्रॉब्लम रही? एक्चुअली क्या हुआ, इसने तो अपने पुत्र बारबक शाह को जौनपुर में स्थापित कर दिया, लेकिन इसने जौनपुर में जाके, जौनपुर जो प्रसिद्ध था, इसने जौनपुर में जाके काम करना बंद कर दिया, विलासी जीवन जीने लगा, वहां की जनता को परेशान करने लगा। ठीक है, कोई काम नहीं करता था, जनता को परेशान करता था, तो जनता में विद्रोह की भावना भड़क रही थी। जब जैसे ये बात सिकंदर लोदी को पता चली कि भाई जनता विद्रोह कर रही है, तो मैंने कहा कि अब इसने विद्रोही पर आदतों पर रोक लगाई। इसने इसका कारण जानने के लिए अपने लोग भेजे कि भाई क्या वजह है कि वहां पे ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको पता चला कि इसके भाई बारबक शाह, जिसे इसके पिता ने वहां का राजा बनाया था, उसकी वजह से ये विद्रोह कर रहे हैं। नहीं तो लोगों को कोई विद्रोह नहीं करना है, क्योंकि काम कर नहीं रहा है, विलासी जीवन जी रहा है, किसी की सुनता नहीं है, अत्याचार कर रहा है हम लोगों पे, इसलिए वो विद्रोह कर रहे हैं। तो इसने बड़ा भाई होने के नाते उसे समझाया, उसे वार्निंग दी, 2-3 बार वार्निंग दी कि भाई मान जा, तू सुधर जा, अच्छे से काम कर ले, नहीं तो फिर मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। 2-3 बार वार्निंग देने के बाद भी जब वो नहीं मानना अपनी आदतों से, तब इसने उसे वहां से हटाया और डायरेक्ट से अपने कंट्रोल में ले लिया जौनपुर को, कि भाई हम देखेंगे जौनपुर का शासन। क्लियर? हमने तो क्योंकि यहाँ पे एक लाइन में लिख दिया, आप सोचेंगे पता नहीं यार इसने क्यों हटा दिया, असली रीजन ये है, जबकि वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने के लिए जरूरी नहीं है, बट मैंने इसलिए बताया ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आपको कुछ भी रटना ना पड़े। ठीक है, माइंड में कॉन्सेप्ट बनते हुए चलना चाहिए। ठीक है, फिर चौथा आता है, इसने अनेक राजपूत राज्यों, विशेषकर राजस्थान में ये सबसे ज्यादा राजपूत राज्य जो थे, का सफल अभियान किया था, परंतु ग्वालियर को नहीं जीत सका। मतलब इसने ज्यादातर राजस्थान के, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने जीतते थे, ज्यादातर राजस्थान के राज्य जीते, बस एक ग्वालियर छूट गया। इस पे ग्वालियर को ही नहीं जीत पाया, बाकी सब जीत लिए थे लगभग। फिर 5वां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के राजपूत राज्यों पर नियंत्रण रखने के लिए 1504 में इसने आगरा, जिसे आगरा भी कहा जाता है, की स्थापना करी थी। देखो, जैसे ही इस राजपूत राज्यों को जीता, आपने अभी तक पढ़ा होगा कि राजपूत राज्य उस टाइम अधीन आ जाते थे, फिर अपनी शक्ति को एकत्रित करते थे, फिर से विद्रोह करते थे, लड़ाई करते थे। मतलब कभी भी एक तरह से दिमाग से बाहर नहीं मानते थे कि सच में हार गए कोई बात नहीं, पर उनके दिमाग में हमेशा स्वतंत्रता चलती रहती थी, देश के लिए मर मिटने की बात चलती रहती थी। ठीक है, क्लियर है? तो इसलिए ने क्या करा कि यार ये इनको कंट्रोल अब तो कर लिया है, पर हमेशा के लिए कंट्रोल करने के लिए इसने एक ऐसा सेंटर पॉइंट लिया आगरा, जहां से इजीली जाया जा सकता था राजस्थान की साइड। वहां पे उस जगह पे इन पे कंट्रोल करने के लिए 1504 में आगरा नाम के नगर की स्थापना करी, जो आजकल इतना फेमस है, जहाँ पे ताजमहल है। तो आगरा को उस समय आगे रहा कहा जाता था। आगे रहा का मतलब आगे का रास्ता, कि यहीं से राजस्थान पे कंट्रोल करने का रास्ता है, यहीं से हम राजस्थान जाते हैं, तो इसका नाम रखा आगे रहा। इसे फिर बिगाड़ गया जब नाम, तो इसे आगरा बोलने लगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगरा की स्थापना किसने करवाई थी? सिकंदर लोदी ने। कब? 1504 में। फिर 2 साल बाद 1506 से इसे राजधानी बना दिया, जो मुगलों की भी राजधानी रही है। ठीक है, आगरा में ही बादलगढ़ का किला का निर्माण कराया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बादलगढ़ का किला कहाँ है? आगरा में है। ठीक है, और आगरा की स्थापना किसने कराई थी? सिकंदर लोदी ने। कब? 1504 में। और ये राजधानी के रूप में कब प्रयोग किया जाने लगा? 1506 में। क्लियर? इसके बाद नंबर 6, इसने सिकंदरा को आबाद कराया। देखो, मैं इसको इसलिए भी लिख सकता था, इसने सिकंदराबाद नगर की स्थापना करवाई। मैंने सिकंदरा को आबाद का मतलब इसने बसाया सिकंदरा को, इससे कनेक्ट हो जाएगा क्या? सिकंदराबाद। ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। 7वें नंबर पर है सिकंदर लोदी। शॉर्ट में लिखा सिकंदर लोदी। गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखा करता था। मतलब इसे कविताएं लिखने का भी शौक था। और किस भाषा में लिखता था? इनकी भाषा थी फारसी। फारसी में कविता लिखता था। जैसे कविता लिखी, उसके नीचे कुछ ऐसे निकनेम लिख देते हैं ना, तो निकनेम में गुलरुखी लिखता था अपना नाम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था? तो कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। अब आता है 8वां नंबर। इसने खाने की वस्तुओं पर लगने वाले चुंगी कर को हटा दिया था। खाने की वस्तु मतलब अनाज, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का इत्यादि, दाल, ये जो चीजें थी, इन पे चुंगी कर हटा। चुंगी कर होता है एंट्री टैक्स, मतलब किसी शहर में एंट्री करने से पहले टैक्स दिया जाता था। इसको लगा कि यार ये तो रोजमर्रा की चीज है, खाने पीने की चीज है, इन पे ऐसे टैक्स नहीं लगना चाहिए, ताकि लोगों को, अगर टैक्स लगेगा महंगी होंगी, आम आदमी खरीद नहीं पाएगा, ताकि लोगों को टाइम पे भोजन मिलता रहे। ठीक है, इसके साथ ही
गरीबों तथा असहायों को प्रतिदिन निशुल्क भोजन कराया जाता था, मतलब फ्री में खाना मिलता था। ये एक अच्छा काम है इसका। तो नंबर 9 पे देखते हैं, इसके काल में हिंदुओं ने फारसी पढ़ना प्रारंभ किया। आपको पता है फारसी इनकी राजभाषा थी, दरबारी भाषा थी, इसमें कामकाज होता था। तो इससे पहले हिंदुओं पे नहीं आती थी फारसी, तो इन्होंने फारसी पढ़ना शुरू करा। जब इन्हें फारसी का ज्ञान हुआ हिंदुओं को, तो इस कारण हिंदुओं का विभिन्न पदों पर नियुक्ति हुई। तो इसके राज में जो जैसे आज के टाइम की गवर्नमेंट जॉब, उसके टाइम की पे भी गवर्नमेंट जॉब थी, उन पे नियुक्ति होने लगी। क्यों? जब क्योंकि सारे काम होते थे फारसी में, हिंदुओं पे फारसी आती नहीं थी। जब हिंदुओं ने फारसी पढ़ना शुरू करा तो उन्हें भी नौकरी मिलने लगी, सीधी सी बात है। क्लियर? 10वां पॉइंट है इसका, इसके समय अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। ये कोई नई चीज नहीं है, बस याद कर लेना, क्योंकि आपको पता ही है जो अच्छी बुक होती थी उनका अपनी भाषा में ट्रांसलेशन करवा लेते थे और फिर उसे अपनी लाइफ में यूज करते थे। ठीक है, यहाँ पे अभी तक 10 फैक्ट हुए हैं, अभी और भी कुछ फैक्ट है सिकंदर लोदी के बारे में, उनके बारे में हम देख लेते हैं। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसके अगले कुछ टॉपिक्स पे। ठीक है, 10 हमारे पॉइंट हो चुके थे, 11 पॉइंट पे देखते हैं क्या है। सिकंदर लोदी गई, इसने इक्तादारों से फजाविल लेने से रोक लगा दी थी। मतलब जो इक्तदार, तो आपको पता है कि किसी एरिया पे इन्होंने जो अधिकारी छोड़े हुए थे उन्हें इक्तदार बोलते थे। ठीक है, उनसे फजाविल लेने से रोक लगा दी थी। फजाविल क्या होता था? जो टैक्स मिलता था ना, मतलब मान लो उन्हें साल भर में जितना टैक्स वसूलना है, जितना टैक्स देना है, निर्धारित किया। मान लो एक जगह से 1000 रुपये, अगर 1000 से एक, ये तो एक आइडिया लगा के मांगते थे 1000, अगर पैदावार ज्यादा हुई तो 1000 से ज्यादा का टैक्स आ जाता था। जैसे 1200 रुपये आ गया, तो ये जो क्या कहता था, ये 200 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं, उसे भी पहले सुल्तान के पास ही रखते थे। तो इसने कहा कि ये जो उसे ही फजाविल बोलते थे, कि जो एक्स्ट्रा टैक्स है ना, इसे भाई मैं नहीं लूंगा, इसे तुम अपने पास ही रख लिया करना, कि ताकि तुम लोग भी अपना गुजारा और अच्छे से चला लो। तो इसने इक्तदारों से फजाविल लेने पे रोक लगा दी थी। फजाविल को नहीं भी समझ में आ रहा है, समझ लो एक्स्ट्रा टैक्स को लेने से मना कर दिया था, कि बस इसे तुम ही रख लिया करो अपने पास। ठीक है, 12वां पॉइंट है, सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक पैमाना बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी कि फजाविल किसने लेने से रोक लगाई थी। ठीक है, कि क्या पैमाने का नाम क्या था? गज सिकंदरी, अपने नाम से। गज गज जानते हो ना, आज भूमि नापते हैं कि 1 गज, 2 गज, 100 गज, 50 गज। ठीक है, गज सिकंदरी चलाया था, जिसमें 30 इंच, ये 30 इंच का होता था, मतलब 1 गज 30 इंच के, आज के 30 इंच के बराबर माना जाता था। और इसमें 39 खाने बने होते थे। खाने जैसे मान लो ये पैमाना है, ये बने हुए ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 39 खाने होते थे एक गज में। ठीक है, क्लियर? इसे क्या बोलते थे? गज सिकंदरी। अब आता है नंबर 13, इसका दरबारी जमाली कंबू था। एक जमाली कंबू नाम का इसका दरबारी था, यानी कि विद्वान, जिसने 2 पुस्तकें लिखी थी, सियार उल आरफिन तथा मेहर नामक पुस्तकें लिखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। सियार उल आरफिन या फिर मेहर किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? जमाली कंबू ने। कौन था वो? सिकंदर लोदी का दरबारी। क्लियर? 14वां, कबीर दास तथा मलिक मोहम्मद जैसी इसके समकालीन थे। समकालीन का मतलब इसके समय में ही थे। कौन? कबीर दास। कबीर दास जी को आज मैं नहीं मानता कि कोई जानता ना हो। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी वही जिसने पद्मावत ग्रंथ की रचना करी थी। ठीक है, जिसपे पद्मावत मूवी बनी हुई है। ठीक है, ठीक है, क्लियर? अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती की कहानी है जिसमें। ठीक है, जिसपे मूवी भी बन चुकी है। 15, इसका एक वजीर था, मियां मुआ उसका नाम था। इसने दिल्ली में मोठ मस्जिद का निर्माण कराया था। किसने? मियां मुआ। मियां मुआ कौन था? सिकंदर लोदी का दरबारी। क्या बनाया था उसने? दिल्ली में मोठ मस्जिद का निर्माण कराया। साथ ही संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ था, एक संस्कृत का आयुर्वेद, पता ही, जिसमें चिकित्सा होती है, डॉक्टरी होती है। ठीक है, का फारसी में अनुवाद कराया था। क्वेश्चन ये आता है कि फारसी में किस नाम से अनुवाद हुआ था? वो अनुवाद हुआ था फरंग सिकंदरी या फिर तिब्बत सिकंदरी। तिब्बत का मतलब भी औषधि है, फरंगी का मतलब भी औषधि है। तो ये आएगा कि एक संस्कृत के आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद सिकंदर लोदी के समय में, संस्कृत के आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किस नाम से हुआ है? फरंग सिकंदरी या फिर तिब्बत सिकंदरी। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। फिर 16वां फैक्ट है, पॉइंट, संगीत पर लज्जत सिकंदरी। देखो यहाँ पे तिब्बत सिकंदरी, फरंग सिकंदरी, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। फरंग और तिब्बत है आयुर्वेद पे, और लज्जत सिकंदरी है संगीत पे बनी भारत में पहली फारसी की पुस्तक है। मतलब संगीत पे पुस्तकें तो और भी बनी थी, लेकिन फारसी में बनी हुई पहली पुस्तक कौन सी है? लज्जत सिकंदरी। क्लियर? फिर 17वां और इसका अंतिम
पॉइंट है 1517 में रोहिणी गले के कैंसर से इसकी मृत्यु हो गई थी। मतलब गले के कैंसर को रोहिणी भी बोलते हैं। तो इसको गले का कैंसर हुआ जिसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1517 में। यहाँ पे सिकंदर लोदी का समाप्त हो जाता है। और ये 17 के 17 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपके सामने लेकर के आया हूं। ठीक है, अब देख लेते हैं छोटा सा 6 पॉइंटों में इसकी धार्मिक नीति कैसी थी, क्योंकि ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। धार्मिक नीति में ऐसा इसमें था, यानी कि कट्टर था, मतलब इस्लाम धर्म का पक्का था अपने। ठीक है, किस तरह से इसको कट्टर या ऐसा इसमें माना गया है, वे 6 फैक्ट है जो इंपोर्टेंट है, समझ लो। इसने एक बोधन नाम का ब्राह्मण था, उसको फांसी की सजा दे दी थी, क्योंकि उसका कहना था कि हिंदू मुस्लिम समान रूप से पवित्र धर्म है। मतलब बोधन नाम का एक ब्राह्मण था जिसका नाम बोधन था, उसे सिर्फ इस बात पे फांसी दे दी थी कि उसने पब्लिक में बोला था, अपने प्रवचन देता था जब वो, कि हिंदू और मुस्लिम समान रूप से पवित्र धर्म है, कि दोनों इक्वल है और दोनों बहुत पवित्र हैं। तो इस चीज पे उसने फांसी दे दी थी कि हाँ सिर्फ इस्लाम पवित्र है, हिंदू धर्म पवित्र नहीं है। इतनी इसकी छोटी सोच थी। ठीक है, इतनी नीची सोच का यह आदमी था। कौन? सिकंदर लोदी। मध्यकाल के सारे शासक सबसे नीच रहे हुए हैं। ठीक है, आपने देखा ही कैसे धर्म के नाम पे इन्होंने काम किया, और मुझे इन्हें नीच कहते हुए कोई भी बुराई या शर्म फील नहीं होती है। ठीक है, इन्होंने अपने भी धर्म को बदनाम किया है और साथ में अपने आप को भी, एक जो राजा की वो कैरेक्टर होना चाहिए उसको भी बदनाम किया है। ठीक है, दूसरा, नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को इसने तोड़वाया। ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ पे ये लिखा है कि इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वाया। हालांकि कुछ पुस्तकों में मतलब ऑथेंटिक है नहीं, मैं इस चीज पे नहीं जा रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ। फिर भी कहा जाता है कि इसने नगरकोट कहाँ? हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी मंदिर है, उसकी मूर्तियों को तोड़वा के कसाईयों को दिया था मांस तोलने के लिए, बाट के रूप में प्रयोग करो, कि जैसे एक तरफ बाट रखते हैं एक तरफ मांस, तो बाट की जगह इन मूर्तियों के टुकड़ों को रखो। ये क्या दिखाने की कोशिश थी? कि हिंदू धर्म को नीच दिखाने को और इस्लाम धर्म को ऊंचा दिखाने की। जबकि कोई भी धर्म ये शिक्षा नहीं देता है कि आप अपने को ऊपर दिखाने के लिए या अपने को मान दिखाने के लिए किसी दूसरे धर्म की बेइज्जती करो या दूसरे धर्म को नीचा दिखाओ। बट राजा था, कुछ भी कर सकता था। ठीक है, इसने ये किया है, इसलिए इसको कट्टर बोला जाता है। अब आता है नंबर 3 पे, शीतला देवी चेचक की पूजा पर इसने रोक लगाई थी। आपको पता है जो चेचक रोग है, उस टाइम इसकी खोज नहीं हुई थी। अभी भी आज से 10 साल पीछे भी जाओगे गाँवों में, इसको शीतला माता बोला जाता था। कि अगर किसी को चेचक के दाने निकलते थे तो कहा जाता था इसके अंदर शीतला माता आ रही है, उनकी पूजा करो, क्योंकि तब तक इतना डेवलप नहीं हुआ था एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो शीतला देवी की चेचक की पूजा पर रोक लगा दी थी। चौथा, यमुना नदी के घाट को बंद कर दिया था इसने, कि यमुना नदी के घाट जो है पूजा करने के लिए उनको बंद कर दिया था। अब खुद देख लो कितना कट्टर है, कि हिंदुओं को कुछ भी पूजा पाठ नहीं करने दे रहा है। कोई धर्म थोड़े ना ये बात बोलता है कि भाई आप कोई दूसरे धर्म की पूजा मत करो। ठीक है, 5वां, मुस्लिम महिलाओं को मजार जाने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, कि मुस्लिम महिलाएं मजार पे नहीं जाएंगी। यहाँ पे भी इक्वलिटी कहीं पे दिखाई नहीं दे रही है, कि मतलब पुरुष और महिलाओं में भी भेदभाव किया जा रहा है। 6ठा पॉइंट, सिया मुसलमानों को मुहर्रम मनाने तथा तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाया था। मतलब सिया मुसलमानों का त्योहार होता है मुहर्रम, उसमें तजिया निकालते हैं, आपको पता ही है, उस पर भी इसने बैन लगा दिया था। ठीक है, यहाँ पे इसकी धार्मिक नीति भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा है इब्राहिम लोदी का, उसको देख लेते हैं। और अंतिम शासक है, फिर हमारा दिल्ली सल्तनत यहीं कहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। तो हम बात कर लेते हैं इसके अंतिम राजवंश, मतलब इस राजवंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बारे में। देखो पहले कौन था? बहलोल लोदी, दूसरे पे था सिकंदर लोदी, तीसरे पे इब्राहिम लोदी, जो कि 1517 से 1526 तक रहा था। और पता ही आपको कि 1526 में ही लोदी वंश समाप्त हो गया था। तो इसमें भी 4 फैक्ट है, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। इसने ग्वालियर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। मतलब कि सिकंदर लोदी ने राजपूत राज्यों पे अधिकार कर लिया था, सिर्फ वो ग्वालियर उससे बच गया था। तो इसने ग्वालियर को भी अपने राज्य में मिला लिया। दूसरा फैक्ट, 1518 में मेवाड़ के राणा सांगा ने से घटोत्ती या लखनौती के युद्ध में हराया था। राणा सांगा के बारे में आप जानते ही हो, जिन राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह भी बहुत मानते। उदय सिंह के पुत्र कौन थे? महाराणा प्रताप, यानी कि राणा सांगा के पौत्र, मतलब बाबा, मतलब महाराणा प्रताप के बाबा कौन थे? राणा सांगा। ठीक है, तो 1518 में मेवाड़ के राणा सांगा ने घटोत्ती या लखनौती के युद्ध में से हराया था। किसे? इसे इब्राहिम लोदी को। क्लियर। तीसरा, 1526 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ग्वालियर किसने मिला लिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में
बाबर ने इसे हराया था। आपको पता ही है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ऐसे करते हुए हम इसका पानीपत के युद्ध को और डिटेल में जब पढ़ेंगे, जब हम बाबर को पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना देख लेना, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इसे हराया और इसकी हत्या कर दी, मतलब ये युद्ध में मारा गया। कहा जाता है कि ये प्रथम सुल्तान था मध्यकाल का जिसकी मृत्यु मतलब मेन युद्ध के टाइम पे हुई थी, मतलब एट पॉइंट पे हो गई। ठीक है, उसी टाइम पे इसकी युद्ध में मृत्यु हुई थी, नहीं तो अभी तक कोई मारा नहीं गया था, मतलब युद्ध के टाइम पे एकदम, मतलब युद्ध के मैदान में मतलब लड़ते लड़ते मारा गया हो। कौन? दिल्ली सल्तनत का, ऐसा नहीं कि कोई और राजा नहीं मरा हो, हिंदू राजा बहुत मरे, मैं कह रहा हूँ दिल्ली सल्तनत का जो राजा है वो प्रथम राजा था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया। ठीक है, जिसके साथ ही लोधी वंश व दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। भाई लोधी वंश का तो अंत हो ही जाना है और दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया, क्योंकि इसके बाद जो अगले शासक हुए वो मुगल हुए, जो कि बाबर था। ठीक है, चौथा, बाबर ने पानीपत के मैदान में स्वयं इसका मकबरा ईंटों से बनवाया था। भाई जैसे ही मर गया तो बाबर ने खुद अपने हाथों से इसके उसमें कि भाई चलो दिल्ली सल्तनत का ये शासक था, इसे रेस्पेक्ट देने के पर्पज से पानीपत के मैदान में वही बैटलफील्ड में ही अपने हाथ से ईंटों का बस एक नॉर्मल ऐसे ईंट रख के इसका मकबरा बनवाया था। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है, 3 पॉइंट है इंपोर्टेंट लोधी काल के संबंध में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। लोधी काल को मकबरे का काल कहा जाता है, यानी कि इसके समय में मकबरे बहुत अच्छे बने हैं, बहुत ज्यादा मकबरे बने थे, इसलिए इस काल को मकबरों का काल कहा जाता है। फिर है दूसरा, इस काल में मकबरों में दोहरे गुंबद का निर्माण हुआ है। मतलब जैसे मकबरा है, देखो मकबरा पहले एक घर होता था ऐसा, ठीक है, उसके ऊपर एक ऐसा बना दिया, उसको बोलते हैं गुंबद। इस एक गुंबद, इसके ऊपर अगर एक और गुंबद बना दे उसे बोलते हैं दोहरा गुंबद। तो इसके समय में दोहरा गुंबद बनना स्टार्ट हुआ था, जिसका प्रथम उदाहरण है दिल्ली स्थित सिकंदर लोधी का मकबरा। तो सिकंदर लोधी का मकबरा इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो आप नेट पे सर्च करना सिकंदर लोधी का मकबरा, ठीक है, और फिर उसका फोटो देखना, आपको दिखाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से दोहरा गुंबद बना है। तीसरा, इस काल के मकबरे सामान्यतः बाग में बनाए जाते थे, मतलब एक बाग लिया, बाग के अंदर ही मकबरा बनाया जाता था। जैसे लोधी गार्डन दिल्ली में फेमस है, लोधी गार्डन। ठीक है, लोधी गार्डन इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहाँ पे हमारा ये लोधी काल भी समाप्त हो जाता है, लोधी वंश भी समाप्त हो जाता है। आज हमारा ये दिल्ली सल्तनत के सारे राजवंश समाप्त हो गया। आई होप आपको एक एक राजवंश अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ भी मैंने स्किप करके नहीं पढ़ाया, अपनी तरफ से 100% देने की ट्राई की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी मेरा ये पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो मुगल शुरू करने से पहले एक तो होगा हमारा अभी दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, जिसमें हम इसकी आर्थिक प्रणाली, इनके सिक्के वाली जो वीडियो है ना वो भी इसी में करा दूंगा ऐड। दिल्ली सल्तनत प्रशासन कौन कौन से अधिकारी होते थे, उनके क्या काम होते थे, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था क्या थी, सैन्य व्यवस्था क्या थी, ठीक है, इस तरह की सारी बातें हम करेंगे दिल्ली सल्तनत में। कोशिश रहेगी कि अगली 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद होगा कुछ स्वतंत्र राज्य। मैंने बताया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में राज्य स्वतंत्र होने लगे थे, जिसे 2 भागों में पढ़ेंगे हम। उत्तर भारत के राज्य, उत्तर भारत के स्वतंत्र राज्य, उत्तर भारत के स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र राज्य लगभग 2 क्लास, ज्यादा से ज्यादा 2 क्लास में। और दक्षिण भारत के राज्यों में 2 ही राज्य प्रमुख हैं, एक है विजयनगर और एक है बहमनी। तो विजयनगर भी 2 क्लास में पूरा हो जाएगा और बहमनी भी 2 क्लास में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा सिर्फ एक चीज बचेगा, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन, जो सूफी आंदोलन है वो 2 क्लास का है कम से कम, और जो भक्ति आंदोलन है वो भी 2 क्लास का है, 2 क्लास। तो मुगल वंश शुरू होने से पहले 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 ज्यादा से ज्यादा 15 क्लास का भी और बचा है हमारे पास मामला। देखो मैंने कहा है कि सबको डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक बार पढ़ के आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। फिर तो थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर्स के लो, कुछ नया फैक्ट मिला है उसको नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है। तो अब ये 15 ज्यादा से ज्यादा 15 और कम से कम 12 क्लास तो होंगी। उसमें आपका ये पूरा मध्यकालीन भारत का आधा पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम शुरू करेंगे मुगल वंश। अभी 15 क्लास के करीब के बाद मुगल वंश शुरू होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए वेट कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है
तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी फीडबैक है, सजेशन है, या कोई भी आपकी मन में प्रश्न है, वो कमेंट बॉक्स में अपने लिखिए। तो अच्छे से अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।